गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उस पर आज डिस्कस करेंगे। पिछले वाले जो हमारे टॉपिक्स थे दैट वाज कॉटन टेक्सटाइल, हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजर ड्रॉबैक्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो यहाँ पे जो ड्रॉबैक है, कौन कौन सी ड्रॉबैक है कॉटन टेक्सटाइल के प्रोडक्शन के फील्ड में। यहाँ पर होगा ड्रॉबैक ऑफ कॉटन टेक्सटाइल production in India। ओके, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा जो कॉटन यार्न है, कॉटन यार्न मतलब जो धागे हैं, जो सूत है जिससे हम रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं, उसके फील्ड में, एक्सपोर्ट के फील्ड में हमारा जो है 1/4 कंट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड ट्रेड। तो इसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा है, बहुत ज्यादा है। लेकिन 1/4 कंट्रीब्यूशन होने के बावजूद भी किस फील्ड में, इन विच फील्ड, इन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन यार्न, सूत के धागा के, नॉट इन रेडीमेड गारमेंट्स। लेकिन उसके होने के बावजूद भी हमारा जो एक्सपोर्ट है इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमारा कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ रेडीमेड, export of ready-made garments in international market, export of ready-made garments in international ट्रेड। ओके, इंटरनेशनल ट्रेड जो हमारा ये है कंट्रीब्यूशन है, दैट इज ओनली 4%। तो हम रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में बहुत ही लोअर स्टेज में है। इसका रीजन, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? द पहला रीजन है कि हमारी जो स्पिनिंग है that is very good quality, लेकिन in the field of weaving, then knitting and other process we cannot use that high quality cotton yarn. In other process, we cannot use the high quality of cotton यार्न। क्यों? बिकॉज जितनी भी हाई क्वालिटी वाली हमारी जो कॉटन यार्न है वो हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। कहां पर? फॉरेन में एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमारी जो वीविंग होती है, हमारी जो निटिंग होती है, उस काम में हमें जो हाई क्वालिटी की जो सूत है, धागा है, वो हम लोगों को मिल नहीं पाती है। That is the major factor of drawback of cotton textile production in India. Now the third point is also very important. जैसा कि हम सब जानते हैं कि there are some big factories and modern factories for the production of cotton textile. Most of the production are done in small
unit. There are some big factories, there are some modern factories, but in the field of most of the production are done in a small unit. बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होने के बाद भी हमारा जो कॉटन का प्रोडक्शन होता है वो किस यूनिट में होता है? छोटे छोटे यूनिट्स में होता है. सो प्रोडक्शन, major productions are done in small units. Okay, so it is also one point of drawback of cotton textile in India. So ये 3 points बच्चे आप याद रख लीजिएगा. It is for your reference. Now come to the next topic, and the next topic is also very important. It is not a topic, it is a question. Why did Mahatma Gandhi lay emphasis on the spinning yarn and weaving khadi? So आप लोग जानते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स रूल, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश पर शासन करते थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या हमारे ऊपर जो है फोर्स किया था, यूज मोर एंड मोर क्या सिंथेटिक टेक्सटाइल. यस और नो? जितने भी सिंथेटिक टेक्सटाइल थे, क्लोथ्स थे, उसको हम लोगों को जोर दिया था यूज करने के लिए. क्यों? बिकॉज सिंथेटिक जो टेक्सटाइल थे, जो क्लोथ्स थे, वो सिंथेटिक क्लोथ्स कहाँ से आते थे? इंग्लैंड से आते थे, एंड टू अर्न मनी. तो लेकिन गांधी जी जानते थे कि यदि हमारे जो इंडियंस है वो सिंथेटिक क्लोथ्स पहनेंगे तो हमारे अंदर की जो फीलिंग्स है नेशनलिज्म की फीलिंग्स, वी कैन नॉट क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म. तो गांधी जी का सबसे पहला जो मेन उद्देश्य था, मेन आइडिया था, दैट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ स्वदेशी. स्वदेशी मतलब अपने देश की, जितनी भी चीजें जो अपने देश की बनी होंगी उन चीजों को ही हम यूज करेंगे. द मेन आइडियोलॉजी ऑफ स्वदेशी. ठीक है. देन सेकेंड, अभी हम यदि स्वदेशी यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वी बॉयकॉट फॉरेन क्लोथ्स या फॉरेन गुड्स या क्लोथ्स. जैसे ही हमारे अंदर वो फीलिंग्स आ जाएगी स्वदेशी की, वी स्टार्टेड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स या फॉरेन क्लोथ्स. तो ये भी इंटेंशन था गांधी जी का. किस लिए? टू ले एम्फेसिस ऑन द स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी. देन थर्ड ये था, जैसे ही गांधी जी ने फोर्स किया था या एक लोगों से अपील की थी कि आप लोग खादी पे जोर दीजिए, एंड जैसे ही खादी पे जोर दिया था गांधी जी ने, ऑल द फैक्ट्रीज एंड ऑल द इंडस्ट्रीज हु वर इन्वॉल्व इन मेकिंग हैंडलूम्स, दे केम क्लोजर. ये लोग आपस में एक दूसरे से क्या हो गए? इंटरैक्ट हो गए. सो इट लेड टू द closure of several handloom industries. ठीक है. सारी जितनी भी हैंडलूम की इंडस्ट्रीज थी वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गई. देन इसके बाद क्या होगा? उस समय हमारे देश में ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस वॉर या फ्रीडम या स्ट्रगल आप कह लीजिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए जब हम लड़ रहे थे, उस समय हमारा भारत जो है वो अमीर नहीं था, हमारा भारत गरीब था. तो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, टू मेक इंडियन सेल्फ रिलायंट, टू मेक इंडियन
सेल्फ रिलायंट। ओके, सेल्फ रिलायंट का मतलब है आत्मनिर्भर। लोग यदि अपने घरों में ही खादी का काम शुरू कर देंगे, स्पिनिंग का काम शुरू कर देंगे, वीविंग का काम शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, लोगों को पैसे अर्न होंगे, दे अर्न मनी, एंड जैसे ही दे स्टार्टेड अर्निंग मनी, वो क्या होंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, दे बिकम इंडिपेंडेंट। सो इट वाज आल्सो अ मोटो ऑफ महात्मा गांधी। एंड द लास्ट वन इज, ये भी इसी से ही इंटरलिंक करता है, टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। इट gave employment to the needy people. Okay, ये आपके कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए। सो इट इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जूट टेक्सटाइल। जूट को हिंदी में क्या कहते हैं, पटसन। ठीक है, जूट टेक्सटाइल। अब यहां पे हमने इसके पहले कॉटन के बारे में पढ़ा था, अब जूट के बारे में पढ़ेंगे। इस लास्ट इन अवर एग्रीकल्चर क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द अदर टर्म फॉर जूट। इट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इजंट इट? गोल्डन, इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ठीक है, हमने एग्रीकल्चर के क्लास में पढ़ा था। सो अब सबसे पहले देखना होगा कि ये जूट की जो मिल्स है वो कहाँ हैं। तो मैक्सिमम मेजर ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। मेजर, maximum of jute mills are located in West Bengal। रीजन भी होगा इसका कुछ, क्यों वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, वो भी बताएंगे। एंड इट इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल इन द बैंक ऑफ हुगली रिवर। ये लिखना मत भूलिएगा, इन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। ओके, एक बड़ी नदी है वेस्ट बंगाल की, उस नदी के किनारे जितने भी जूट मिल्स हैं वो लोकेटेड हैं। एंड नियर अबाउट 70 जूट मिल्स, हाउ मेनी, 70 जूट मिल्स आर देयर इन इंडिया। 70 जूट मिल्स हैं आपके इंडिया में। अब इसके बाद आ जाता है why the jute mills are located in the bank of river Hooghly। इसका भी कारण है, because मेजर जो प्रोडक्शन है जूट का, that major productions are कहाँ पे मिलता है, वेस्ट बंगाल में मिलता है। वेस्ट बंगाल इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट। तो वेस्ट बंगाल जब मेजर प्रोड्यूसर जूट का हुआ, तो जितने भी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, ऑल द बिग फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल एंड इट इज लोकेटेड इन हुगली रिवर बिकॉज ऑफ so many factors. The first factor is availability of water. Availability of water, because जितने भी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे यदि हमारा मिल होगा तो वाटर क्राइसिस नहीं होगा। देन इजी ट्रांसपोर्टेशन होगा कि नहीं होगा,
and easy transportation in the term of sea, water. तो जो भी हमारा चीप होता है, जितना भी हमारा वाटर ट्रांसपोर्टेशन होता है, दैट विल बी चीपर देन रोड ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज रेलवे ट्रांसपोर्टेशन. व्हाई? बिकॉज शिप के थ्रू हम एट ए टाइम बहुत सारे बल्की एंड हेवी जितना भी हमारा गुड्स होता है, हम वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको कैरी कर सकते हैं. So easy transportation, and the third one is cheap labors from West Bengal, Orissa, Bihar and Uttar Pradesh. You can say Jharkhand also. So in this industry, they can easily get the cheap labors from West Bengal itself and all the neighboring states that are Odisha, Bihar, Uttar Pradesh, and you can say Jharkhand also. So, ये आपके जो है कुछ पॉइंट्स हैं जूट टेक्सटाइल के संबंध में. तो इसी में और एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई द डिमांड ऑफ जूट इंक्रीजेज इन ग्लोबल वर्ल्ड. जो हमारे विश्व में जूट के डिमांड इतना ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहा है? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा? जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी आर मच कंसर्न अबाउट एनवायरमेंट. हम लोग जो है वातावरण के संबंध में बहुत ज़्यादा ही कंसर्न हो गए, बिकॉज पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, और जिसके पॉल्यूशन जितने ज़्यादा बढ़ेगी उतने ज़्यादा जो है हमारे हेल्थ के लिए, सभी चीज़ों के लिए हमारे लिए क्या होगा? खतरा होगा. बट जूट इज ऑल्सो नोन एज एनवायरमेंट friendly. So it is very much demanded by the people of all the countries. इसका डिमांड जितना भी जो वर्ल्ड है के कंट्रीज हैं वहां पे ज्यादा बढ़ती जा रही है, बिकॉज इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली. यदि इसको इजीली डिकम्पोज हो जाता है, ये बहुत आसानी से जो है वो घुल जाती है या नष्ट हो जाती है, एज कंपेयर टू प्लास्टिक. प्लास्टिक जो है वो इजी वे में घुलता ही नहीं है, वो नष्ट ही नहीं होता है. लेकिन जहाँ जूट जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और वो आसानी से उसको नष्ट किया जा सकता है. सो फॉर इसके कारण nowadays it is very much demanded by the people of all countries. Okay, so these are some important points of jute. Now come to the next topic. It's all from agro based इंडस्ट्री. ये सारे किस पे आते हैं? ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं किस पे डिपेंड करते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पे. द इंडस्ट्री विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, है ना. तो अब नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आ जाता है, दैट इज शुगर इंडस्ट्री. इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो शुगर इंडस्ट्री है, शुगर के फील्ड में आवर इंडिया इज द हाईएस्ट producer of sugar and it stand second as a world producer. हम पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया का पोजीशन क्या आता है? सेकेंड रैंक में आता है. and it near about 460 sugar mills are there in India. इसके बाद पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि जितने भी शुगर इंडस्ट्रीज हैं वो कौन से सेक्टर में आते हैं? कोऑपरेटिव सेक्टर में आते कि नहीं? शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था. एंड जो कोकोनट इंडस्ट्री या कॉर्न इंडस्ट्री इन केरला, दीज कम अंडर कोऑपरेटिव सेक्टर.
तो यहाँ पे जो है शुगर इंडस्ट्री के बारे में जहाँ तक मैं हम लोगों का मानना है कि इंडिया में शुगर जो है फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन में नहीं है। जो मॉडर्न फैक्ट्रीज या मॉडर्न इंडस्ट्रीज होनी चाहिए शुगर बनाने के फील्ड में, उतना ज़्यादा जो है इंडिया में मॉडर्न फैसिलिटीज नहीं है। एंड इनसफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन होने की वजह से हमारा जो है ड्रॉबैक है, इट्स आवर ड्रॉबैक इन द फील्ड ऑफ शुगर इंडस्ट्री। देन इसके बाद आ जाता है व्हाट आर द मेजर स्टेट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग शुगर्स। तो आप यदि नॉर्थ बेल्ट को देखोगे, आपके पंजाब आ जाएंगे, आप हरियाणा आ जाएगा, देन उत्तर प्रदेश आ जाएगा, देन बिहार आ जाएगा, देन गुजरात आ जाएगा। एंड यदि आप नीचे की तरफ साउथ बेल्ट में जाओगे तो 2 स्टेट्स आपके आएंगे, दैट इज तमिलनाडु एंड कर्नाटका। तो शुगर इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोगों ने क्या चर्चा किया था? हाउ मेनी शुगर इंडस्ट्रीज आर इन इंडिया? देयर आर 460 राउंड अबाउट, देयर आर 460 शुगर मिल्स या शुगर का फैक्ट्रीज आर देयर इन इंडिया। एंड ऑल जो है इसका और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज अ सीजनल इंडस्ट्री। ये कैसा है नेचर? इट इज अ सीजनल इंडस्ट्री। विच वन? शुगर इंडस्ट्री। व्हाई सीजनल इंडस्ट्री? क्यों सीजन में ही इसको? बिकॉज जो शुगर किससे बनता है? शुगर केन से बनता है कि नहीं बनता है? एंड शुगर केन को जो क्रॉप्स को पूरा राइपन होने में, पकने में 1 ईयर का समय लगता है। एंड जब वो राइपन हो जाता है, फाइनल एकदम से स्थिति में आ जाती है, सिचुएशन में आ जाती है कि नहीं अब वो एकदम राइपन कंडीशन में है, अब वो जो है उससे हमको शुगर निकालना है। इट विल टेक 1 ईयर, 1 साल इसका जो है क्रॉप पीरियड होता है। एंड उसमें क्या होता है, उसी पीरियड में शुगर केन से हम लोग क्या निकाल करते हैं? शुगर बनाते हैं। सो इट इज सीजनल इंडस्ट्री, तो सीजन में ही होता है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज सीजनल इंडस्ट्री। और सीजनल इंडस्ट्री होने के कारण ही ये कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है? कोऑपरेटिव सेक्टर को बिलोंग करता है। किस सेक्टर को बिलोंग करता है? कोऑपरेटिव सेक्टर। अब कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब इसमें क्या होगा? इट इज जॉइंटली रन बाय, ओन्ड एंड रन बाय द प्रोड्यूसर, सप्लायर and the workers. Of that plantation. ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स एंड द वर्कर्स ऑफ दैट प्लांटेशन, इनका क्या रहता है? कंप्लीट शेयर रहता है। इन्हीं का ही दिस इज ओन्ड बाय, क्या? ओन्ड एंड रन बाय। ठीक है, और यहाँ पे इसमें सबसे पहले शुगर इंडस्ट्री को कोऑपरेटिव सेक्टर में डालने का और एक रीजन है, बिकॉज जो इसमें जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन मतलब फार्मर्स क्या करते हैं? शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं, एंड मिडिल मैन क्या करता है? उस शुगर केन को यदि इंडस्ट्री में ले जाता है एंड फार्मर्स को जो कॉस्ट मिलनी चाहिए वो कॉस्ट मिल नहीं पाती है। इसका पूरा जो फायदा है, पूरा जो बेनिफिट का जो मार्जिन है वो मिडिल मैन को मिलता है। एंड द लास्ट स्टेज जो फाइनल गुड्स में जब इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में जब वो बनती है उनको मिलता है। सो सबसे पहला रीजन ये है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनके हितों का सरकार ध्यान रखती है ताकि इनका एक्सप्लॉइट ना कर पाए। कौन? मिडिल मैन।
मिडिल मैन के थ्रू इनको एक्सप्लॉइट न किया जा सके, इनका जो रेट होता है, जो वाजिब रेट होता है, जो मिलना चाहिए, जो एक्चुअल रेट होता है शुगर केन का एंड शुगर का, वो इनको मिलना चाहिए। इसी तरह जस्ट एग्जांपल अमूल का भी है। अमूल इज आल्सो, अमूल जो डेयरी है दैट आल्सो बिलोंग इन कोऑपरेटिव सेक्टर, सो इट्स ऑल फ्रॉम sugar industries. So these all are students from agro based industries. जितने भी हमने आज पढ़ा वो सारे किससे रिलेटेड थे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से। एंड नेक्स्ट इसके बाद हमने देखना है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? सबसे पहले मिनरल, हमने आपको पहले भी बताया था, जितनी भी जो मिनरल्स हैं जो जमीन के नीचे से मिलती है इनसाइड द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हमारा जो है वो टॉपिक रहेगा। हमने इसके पहले भी चर्चा किया था, मिनरल बेस्ड मतलब जमीन के नीचे से जितनी भी हमें मेटल्स मिलता है, ऑल मिनरल्स मिलता है, वो क्या होता है, उस जो इंडस्ट्री uses that metals and all minerals as a raw product, that is known as mineral based industries. तो इसको लिखेंगे industries use metals and minerals as a raw material for the production of other goods are known as mineral based इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री में मिनरल्स एंड मेटल्स रॉ वे में यूज किया जाता है, रॉ मैनर में यूज किया जाता है, किसके लिए? टू चेंज all the raw materials into final goods, that is known as mineral based industries. इसी में और एक क्वेश्चन आ जाता है, why iron and steel? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होगा उसमें आयरन एंड स्टील क्या है? बहुत ही क्या होंगे? मेजर कंपोनेंट है, बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर नोन एज बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक मतलब इनके बिना जो है इंडस्ट्री, जो इस फील्ड की जो इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड जो इंडस्ट्री है, वो काम कर ही नहीं सकती। उनका कोई औचित्य नहीं है, उनका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। वाई? इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, जितने भी आजकल जो लेटेस्ट ज़माना है, जो हमारा मॉडर्न एज है, जितने भी हमारे जो गुड्स बनते हैं, आप इंजीनियरिंग सेक्टर में कह लीजिए, देन इसके ऑटोमोबाइल से आप सेक्टर में कह लीजिए, बहुत जितना भी सेक्टर्स है, जितने भी बड़े बड़े मशीनरीज हैं, जितने भी बड़े बड़े टर्बाइंस हैं, वो सब टर्बाइंस एंड मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑल इंजीनियरिंग सेक्टर्स, इसमें किसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? स्टील का किया जाता है कि नहीं? तो बिना स्टील का जितने भी बड़े बड़े जो बल्कि गुड्स हैं, भारी जो गुड्स हैं, उनका प्रोडक्शन हो नहीं सकता है। एंड
इसीलिए आयरन और स्टील को बेसिक इंडस्ट्री कहा गया है। इनके बिना कोई भी इंडस्ट्री इनकम्प्लीट है, क्योंकि इस आयरन और स्टील के वजह से ही जो दूसरी इंडस्ट्रीज विच आर डिपेंड ऑन दिस रॉ मटेरियल ऑफ आयरन एंड स्टील, दे convert all raw material into final goods. So iron and steels are also known as a basic industry. So बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं, इसी टॉपिक को आगे हम डिस्कस करेंगे, एंड तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू।